Good morning, dear students of Standard 11th for Bihar Board. Today we are going to study this chapter. The title of the chapter is National Unity, Nation and Nationalism. The meaning of the chapter is that the chapter is going to deal with these words nationality, राष्ट्रीयता, नेशन राष्ट्र and nationalism राष्ट्रवाद. So nationality, nation and nationalism. This chapter has been written by Jai Prakash Narayan. Jai Prakash Narayan is popularly known as Lok Nayak, and he was one of the pioneers of Bihari leaders who had contributed a lot in the development of the democratic process of the country. देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जयप्रकाश नारायण का अमूल्य योगदान है. And so this chapter is written by him. We are going to read about the writer Jayaprakash Narayan. 1902 to 79. His life span measures from 1902 to 79. Popularly called Lok Nayak, was one of the most prominent leaders and thinkers in modern India. He has been called most prominent leaders and thinkers in modern India. भारत में, आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण नेता लोग हैं, विचारक हैं, उनमें उनकी भी गिनती होती है. He played a major role in the struggle for independence. उन्होंने आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आज़ादी के संघर्ष में प्ले की थी. His struggle continued even after the country achieved independence. He played a major role in the socialist and Sarvodaya movements, and finally in the movement against suppression of civil liberties 1974 to 1979, actually up to 77. ये इमरजेंसी इम्पोज हुआ इंडिया में, मिसेज इंदिरा गांधी ने किया, और उसके बाद ये 77 का इलेक्शन हुआ जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी. तो जनता पार्टी के रूप में जेपी का योगदान बहुत बड़ा है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल किया, और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण की भूमिका प्रजातांत्रिक लीडरों में एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में नज़र आती है. सो सिविल लिबर्टी के लिए उन्होंने आंदोलन किया. पॉपुलरली नोन एज द जेपी मूवमेंट. वो जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी 77 में, उसको जेपी मूवमेंट के फल के रूप में देखा जाता है. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जयप्रकाश नारायण selected works, Volume 2, JP explores the changing connotations of nation and nationality at different points of time. The meanings of nation and nationality depend heavily on the circumstances of the state and the structure of society. इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि नेशन और नेशनलिटी का अर्थ मूल रूप से परिस्थितियों और स्टेट पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पर डिपेंड करता है. हाउएवर, इन अल्टीमेट एनालिसिस इट मीन्स दैट लोअर क्लासेज द मासेज शुड फाइट imperialism not to secure their own freedom from exploitation but to enthrone the bourgeois and the landed magnates who themselves do not participate in the fight in the place of the imperial power. ये जो चैप्टर है इसमें आपको मिलेगा कि लोअर क्लास जो मास है, आम आदमी है, जन समुदाय है, वो इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करता है. किस बात के लिए? तो फ्रीडम, सिक्योर देयर ओन फ्रीडम, सिर्फ अपनी आज़ादी को सिक्योर करने के लिए ही नहीं,
शोषण के खिलाफ अपनी आज़ादी को सुरक्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि बुर्जुआइस और लैंडेड जो सामंती लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, उनके खिलाफ, क्योंकि वे लोग ये साम्राज्यवादी आंदोलन में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे। कौन? ज़मींदार और पूंजीपति, ये बुर्जुआइस तबका, जिसको बुर्जुआइस का मतलब होता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिसको नफरत करते हैं। तो ये चैप्टर आपको जयप्रकाश नारायण का समाजवादी पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इन यूनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कंसनेस। तो ये यूनिटी होनी चाहिए आंदोलन के लिए, तो ये मास कंसनेस, जन समुदाय में जागरूकता पैदा करके ही ये आज़ादी ली जा सकती है। जनता को जगा करके ही किसी सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट। I want to give you one important information that from 15th of August on the same channel, Lalan Thakur teaches English, will provide Hindi videos for also for Hindi subjects। आपको जैसे अंग्रेजी की पढ़ाई इस चैनल से हो रही है, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा की भी, हिंदी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई वीडियो बना करके की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपका प्यार और स्नेह अंग्रेजी भाषा को मिला है इस चैनल से, उसी तरह से आप हिंदी को भी देखेंगे, व्यू करेंगे और अपना कमेंट करेंगे उस पर। ठीक है, तो इसी सूचना के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर को। तो व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया? भारत कैसा देश है? योर आंसर विल बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन दिस मॉडर्न एज। नेम व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल बाय पीपल। नेम सम फेमस पर्सनालिटीज बिहार हैज प्रोड्यूस्ड। Bihar has produced so many famous personalities. You can name anyone. Dr. Rajendra Prasad. After that, Ram Dayalu Singh, Sri Krishna Singh. In this modern age, Lalu Yadav, Nitish Kumar. All are famous personalities in this Bihar. So, who was JP? What do you know about him? JP was the writer of this chapter. We are going to read about him. How did he come to be known as Lok Nayak? He had raised a movement against, he had inspired a movement against Mrs. Indira Gandhi's regime. So he became able to dethrone her, and that's why he led a movement, and for that he was known as Lok Nayak. Then why is 5th June known as Sampurna Kranti Divas? ये why is 5th June known as Sampurna Kranti Divas? This question is for you. You will answer it. I will answer after some time. So this is for your task. ये 5 जून क्या है आप पता करो। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस क्यों कहा जाता है, ये आप खोजिए और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर यू विल गेट द आंसर। देन व्हाट इज नेशनल यूनिटी? व्हाट इज नेशन? व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनल यूनिटी क्या है? राष्ट्रीय एकता किसे कहते हैं? राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है? ये इस चैप्टर का मेन थीम है, मेन टॉपिक है। लेट अस कंपेयर टू नोटेबल इवेंट्स ऑफ आवर नेशनल हिस्ट्री। हम अपने इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे, तुलना करेंगे उनकी आपस में। कौन कौन घटनाएं हैं? तो 1857 एंड 1885। There were only 28 years that separated those 2 events. केवल 28 साल का अंतर है दोनों साल में, दोनों घटनाओं में। Yet they wrought an incredible change in national outlook. लेकिन इन दोनों घटनाओं ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। 1857 witnessed an open and armed struggle for sovereign power. 1857 की क्रांति में हम लोगों ने देखा कि यह सत्ता के लिए खुलेआम संघर्ष था, सैनिक विद्रोह था, सशस्त्र क्रांति थी। 1885 और 1885 में क्या देखा? एन एक्ट ऑफ अम्बुल पेटिसिंग, एक विनम्र प्रयास हुआ आज़ादी के लिए।
फ्रॉम स्ट्रगल फॉर सॉवरेन पावर टू प्रेयर फॉर ए रॉयल कमीशन मार्क्स ए ग्रेट चेंज। ये सॉवरेन पावर टू प्रेयर, संपूर्ण सत्ता से लेकर के प्रेयर तक की राजनीति जो हुई, जो दौड़ चला रॉयल कमीशन से, सरकार से, मार्क्स से ग्रेट चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन शो करता है। इट द लेटर हैज बीन कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज डिमांड्स। लेकिन लेटर, ये 1885 वाला, बाद वाला जो साल है, जो आंदोलन है, ये कांग्रेस की स्थापना के लिए फेमस है। तो ये इस समय से माना जाता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज डिमांड्स, भारत की मांग का एक स्वरूप वहाँ से स्टार्ट होता है। सरकार के सामने इस घटना के बाद यहाँ के नेताओं ने खुलेआम अपनी मांग रखना शुरू कर दिया। देन इफ हाउएवर बोथ 1857 एंड 1885 रिप्रेजेंटेड नेशनल मूवमेंट्स, ये 1857 एंड 1885 दोनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को रिप्रेजेंट किया, प्रतिनिधित्व किया। इट इज़ ऑब्वियस दैट नेशनलिज्म मीन्स डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो क्लियर है कि नेशनलिज्म का मतलब ये डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइम में। द डिफरेंस लाइज नॉट ओनली इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो इन इट्स ह्यूमन कंटेंट। सिर्फ उद्देश्य में ही अंतर नहीं था, बल्कि कैसे लोग उसमें शामिल थे, इसके मनुष्य के क्वालिटी पर भी अंतर था। इन 1857 फ्यूडल चीफ्स एंड देयर सोल्जर्स वेयर द नेशनलिस्ट्स। 1857 की क्रांति में सामंती चीफ जो थे, फ्यूडल चीफ, लैंडलॉर्ड और सिपाही, उनके सिपाही, यही लोग राष्ट्रवादी थे। इन 1885 72 जेंटलमैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल क्लासेज। 1885 में 72 ये पढ़े लिखे लोग जो मिडिल क्लास से थे, इंक्लूडिंग द कैडर ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनमें रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, वो लोग जमा हुए। दीज फैक्ट्स थ्रो ए फ्लड ऑफ लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म। ये तथ्य, ये नेशनलिज्म, फ्लड ऑफ लाइट, बहुत बड़ा फोकस डालते हैं किस पर? राष्ट्रवाद की समस्या पर, एंड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता पर। नाइदर द फ्यूडल चीफ्स हु फॉट इन 1857 nor the Babus who founded the Congress in 1885 comprised the whole nation and stood for all the classes and groups within it. JP is saying that neither 1857 nor in 1885 masses participated in the movement. 1857 में ये जो फाइट करने वाले लोग थे, वे लोग भी, या बाबू लोग जो कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, ये लोग भी पूरी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं करते थे। दिस इज सेड बाय जयप्रकाश नारायण। कंप्राइज द होल नेशन एंड स्टूड फॉर ऑल द क्लासेज एंड ग्रुप्स विद इन इट। पूरे देश का प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं करते थे, देश के सभी समूहों के नेता ये लोग नहीं थे। इट वुड हैव बीन कॉमिक फॉर द पीजेंट्स इन 1885 to have united the Babus in demanding seats in the councils and more jobs for the English. ये 1885 में किसी किसान, जो छोटे छोटे किसान थे, पीजेंट्स थे, उनको बाबू लोगों के साथ उनकी जो सीट की डिमांड होती थी, उसमें कोई जगह मिल जाए, इसकी उम्मीद नहीं करना बेकार था। वो लोग डिमांड कर रहे थे, बाबू लोग, सीट होना चाहिए था काउंसिल में, और इंग्लिश जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए जॉब की मांग। यही तो मांग थी, जिसमें पीजेंट्स की मांग कहीं नहीं थी, आम जनमानस की मांग कहीं नहीं थी। सो आफ्टर दैट thus we see that a nation does not in reality mean the whole nation. इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नेशन का मतलब पूरा राष्ट्र नहीं है। nor does nationalism comprise the interest of all the classes and groups. ना तो राष्ट्रवाद देश के सभी वर्गों और समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। within it at different times different classes constitute the nation and give expression to nationalism. तो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न समूहों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने मन से दी है। What class or group would play this role at a given time depends upon the circumstances of history and the structure of society. So कौन ग्रुप कब यह कैसा रोल प्ले करेगा राष्ट्रवाद का, वो हिस्ट्री की
परिस्थितियों पर और समाज की बनावट पर डिपेंड करता है। इट मे ऑफन हैपन दैट द सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट इज actually against the real interest of the majority of the people. It may often happen, ऐसा प्रायः होता है, ऐसा प्रायः होता है that the so called national interest of the movement is when the it may often happen that the so called national interest of the movement is actually against the real interests of the majority of the people. यह प्रायः होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इट मे ऑफन हैपन दैट, यह अक्सर होता है, दैट सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द मोमेंट, कि उस क्षण का नेशनल इंटरेस्ट इज एक्चुअली अगेंस्ट द रियल इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल के इंटरेस्ट से अलग होता है। व्हेन द क्राई ऑफ द नेशन इन डेंजर, जब राष्ट्र की आवाज़ डेंजर में होती है। हु रेज्ड इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1931 इन ग्रेट ब्रिटेन में नारा लगा था कि राष्ट्र जो है वो डेंजर में है। द पर्पस इन रियलिटी वाज टू स्टैम्पेड द पीपल इनटू वोटिंग फॉर द परपेचुएशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। उद्देश्य यह था कि चुनाव में लोग ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में वोट करें, स्टैंडिंग एज इट डिड फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक बॉन्डेज, जो एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक बॉन्डेज को कंटिन्यू करेगा। टू टॉक देयर फोर ऑफ द नेशन एज समथिंग इन अनडिवाइडेड एंड होल इज टू बिकम विक्टिम टू क्लास प्रोपेगेंडा। इस प्रकार से राष्ट्रवाद की बात करना किसी खास वर्ग के प्रोपेगेंडा का शिकार होना है। अब तक हम लोग ये पढ़े कि श्रीमान जयप्रकाश नारायण जी ये बोल रहे हैं कि शब्दों की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ वर्ड्स, जैसे राष्ट्रवाद हो तो इसको भिन्न भिन्न समुदाय के लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। मतलब अपने लिए राजा अपने लिए राज मांगता है, मंत्री अपने लिए मंत्री पद, और आमजन अपने लिए भरपेट खाना और अच्छा आवास। तो कहने का अर्थ कि अपने अपने नीड के हिसाब से आदमी बोलता है कि मेरे लिए ये नेशनलिज्म है, ये राष्ट्रवाद है। तो जेपी जी यही बोल रहे हैं कि जेपी के अनुसार राष्ट्रवाद नेशनलिज्म डिफरेंट है और इसका मीनिंग अलग अलग होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए। द इंडियन नेशन इज मेड अप ऑफ प्रिंसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बैंकर्स, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लेबरर्स एट्सेट्रा। भारतीय राष्ट्र जो बना है प्रिंस के मिलने से, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा, लेबरर्स के द्वारा। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल दीज क्लासेज। और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का मतलब इन सब समूहों के लिए, वर्गों के लिए एक नहीं है। द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट द सेम एज द फ्रीडम ऑफ द अदर। उसमें एक की आज़ादी दूसरे की आज़ादी से मेल नहीं खाती। नॉट इज द मैनर इन विच दे वुड फाइट फॉर फ्रीडम। सो फाइट करने का, फ्रीडम के लिए जो फाइट करेंगे वो तरीके भी सबके अलग अलग होंगे। द सेम फॉर ऑल, ये यही सबके साथ लागू होता है। लेट अस टेक द प्रिंसेस। अब हम प्रिंसेस का एग्जाम्पल लेते हैं। देयर फ्रीडम मीन्स कंप्लीट सॉवरेंटी विच कैन बी वन ओनली ऑन द बैटल फील्ड। ये प्रिंस लोगों की आज़ादी का मतलब है उनको सॉवरेंटी चाहिए, संप्रभुता उनकी सुरक्षित होनी चाहिए जो बैटल फील्ड में युद्ध करके संभव है। बट विच ऑफ द प्रिंसेस सिंस 1857 इज इन ए पोजिशन टू गो टू वॉर फॉर हिज सॉवरेंटी। कौन प्रिंस है जो लड़ाई के लिए युद्ध में जाना चाहता है या गया है 1857 के बाद। इट इज़ क्लियर दैट द प्रिंसेस मस्ट परमानेंटली रिमेन वेसल्स ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। तो ये क्लियर है कि जो प्रिंसेस लोग थे ये लोग ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को का ही सपोर्ट करते थे, इसी के टूल्स थे। दिस नेचुरली रेंजेज देम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट इन सो फार एज इट अपोजेज द इम्पेरियलिज्म। तो ये इस प्रकार से ये इम्पेरियलिज्म के खिलाफ फाइट की बात करो तो ये प्रिंसेस लोगों की भूमिका अपोजिट नज़र आती है। हियर इज़ द फर्स्ट ब्रेच
इन द नेशनल यूनिटी। ये पहली बाधा थी राष्ट्रीय एकता में। द लैंड लॉर्ड्स ऑफ इंडिया एज इज वेल नोन, और भारत के जो जमींदार थे लैंड लॉर्ड, ये सबको पता है, आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। अकॉर्डिंग टू जेपी, दे आर द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। जेपी साहब बोल रहे हैं कि जमींदार लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ही देन थे। द बिगर लैंडलॉर्ड्स हैव ऑलवेज सॉलिडली स्टूड विथ इम्पेरियलिज्म। बड़े बड़े जमींदार लोग हमेशा ये इम्पेरियलिज्म के, साम्राज्यवाद के पक्ष में ही वो खड़े रहते थे, मतलब अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े रहते थे। एंड हैव बीन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉप्स इन द कंट्री साइड, और उस विदेशी व्यवस्था के पक्ष में खड़े रहते थे। नेशनलिज्म हैज़ नो मीनिंग टू दीज पीपल। इन लोगों के लिए राष्ट्रवाद का कोई मीनिंग नहीं था, एक्सेप्ट जॉब्स इन द हायर सर्विसेज। बस वे लोग केवल जॉब चाहते थे ऊंची अच्छी नौकरियों में। एंड इफ़ एनी पॉलिटिकल पावर इज टू बी गिवन टू इंडियंस ऑन अकाउंट ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेज गैदरिंग strength, then the balance of such power, they themselves are not interested in opposing or even agitating against imperialism। तो अगर ऐसे लोगों को पावर दिया जाए जो इम्पेरियलिज्म के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं थे, तो क्या होगा? पावर ऑफ बैलेंस आम आदमी के पक्ष में नहीं हो पाएगा। देयर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स merely to ensure that their interests do not suffer on account of any power being transferred to Indian hands। वो आंदोलन को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन को, ताकि जब सत्ता किसी भारतीय के हाथ में आवे तो उनके हितों को कोई नुकसान ना हो। नो वन विद द लिस्ट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कोई भी आदमी जिसकी जानकारी कम हो, राजनीतिक जानकारी कम हो और एक्सपीरियंस, कैन टॉक ऑफ यूनिटी विद द लैंड लॉर्ड्स। वो यूनिटी लैंड लॉर्ड को आज़ादी के आंदोलन में शामिल कर ही नहीं सकते थे, इससे एकता नहीं हो सकती थी। एंड सो हियर इज द सेकेंड ब्रेच, ये थी दूसरी बड़ी बाधा राष्ट्रीय एकता में, देश के आंदोलन में। तो ये पहली बाधा किसको माने? प्रिंस को, जो देश के प्रिंसली स्टेट्स थे उनको। दूसरा माने वो लैंड लॉर्ड्स को, ये देश की एकता में बाधा थे। लेट अस टेक द इंडस्ट्रियलिस्ट नेक्स्ट। अब तीसरा ये इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मानते हैं कि ये लोग भी राष्ट्रीय एकता में बाधा है। क्या है? नेशनलिज्म टू देम मीन्स कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सप्लॉयट द कंट्रीज रिसोर्सेज। उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब है देश के संसाधनों का पूर्णतः उपयोग, शोषण करें उसका, एंड टू दोहन करें, एंड टू बिल्ड अप देयर फॉर्चून्स, और उससे पैसा कमाएं, और एज इट इज यूफेमिस्टिकली पुट टू डेवलप द कंट्री, और कहने के लिए बोलें कि देश के विकास के लिए सब हो रहा है। टू डू दिस दे रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल ओवर द स्टेट, लीडिंग अल्टीमेटली टू कंप्लीट कंट्रोल एट वंस, बट वंस that is too risky to secure, they would be satisfied with gradual concessions of such control with reforms। लेकिन ऐसा अगर उनको विश्वास हो जाए कि उनकी सत्ता सुरक्षित रहेगी, उनको लाभ होगा आने वाले सिस्टम में, तो धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण, पावर में कमी वो बर्दाश्त कर सकते हैं, रिफॉर्म धीरे धीरे होता रहेगा। इसको उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये श्रीमान जेपी जी बोलेंगे कि ये भी बाधा ही थे। तो ये थर्ड ब्रेक उसको बोलेंगे। अब ये देखते हैं कि ये अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रीय एकता, नेशनलिज्म के लिए जेपी का विचार, वो बोले कि सबके विचार अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने निहित स्वार्थों के साथ अपनी परिभाषा देते हैं देश प्रेम की, राष्ट्रीयवाद की और राष्ट्रीयता की। और उसमें प्रिंस, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तीनों भारतीय एकता में बाधा थे। इन तीनों के स्वार्थ आम जनमानस से अलग थे। मतलब ये लोग जो करने वाले लोग थे, जो ऊपर थे, सत्ता में थे, जो अमीर थे, ये जेपी को लगता है कि इनके स्वार्थ भारत के आम जनमानस जो गरीब है उससे मेल नहीं खाते थे। तो राष्ट्रीय एकता इस साथ आधार पर संभव नहीं थी। What were the two important events and when did they take place? The two important events were Sipahi Mutiny in 1857 and the establishment of Congress Party in 1885. How did they bring incredible change in national outlook? They brought incredible change in national outlook. After 1857, people became
ready to fight against Britishers because they had witnessed one revolution against Britishers, and after 1885 people understood the importance of also demands putting how can it be put before government. They understood the meaning of Congress, and Congress ultimately became the symbol for nationalism and national freedom, national movement. Nationalism does not mean the same thing to all the classes. Why does JP say so? JP says that in India there are so many groups. The groups of zamindars, landlords, the groups of prince, the group of retired servants, the groups of bourgeois class, and these group industrialists, and all these groups are different to each other. Their benefits are different. So India is divided into two parts, ये रूलर एंड रूल्ड. तो ये आप कहिए उसको इन इंग्लिश, दैट इज इंडिया एंड दैट इज भारत. द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत. इंडिया का मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो इस देश में रहता है, जो पावर में है. भारत हो जो आम आदमी है, जो जन समुदाय है. तो इंडिया और भारत का ये बड़ा ही ये फनी एक्सप्लेशन है. मेरे एक टीचर ने ये बताया, तो ये आपके सामने मैंने शेयर किया समझने के लिए है. भारत वो जो हिंदी बोलता है, जो क्षेत्रीय भाषा बोलता है, और इंडिया वो जो इंग्लिश बोलता है. तो इंडिया और भारत का ये कॉन्ट्राडिक्शन शुरू से ही रहा है इस देश में. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द फर्स्ट ब्रेक इन द नेशनल यूनिटी. Princes were the first break in the national unity because they did not like to throw the imperialist power out of the country. They wanted only full sovereignty for themselves that was opposed to the interest of general people of India. No one with the least political understanding or experience can take up unity with the landlords. So no one can get national unity with landlords because the landlords were in the favor of imperial powers. They only wanted to get their control over this power of India. They did not like to give the power to the common people, general people. So no one who has a least political understanding or experience can be able to get unity with the landlords. So इसलिए कम जानकार आदमी कभी भी उन लोगों के साथ एकता नहीं रख सकता था. उनको समझने के लिए बहुत बुद्धि की ज़रूरत होती थी, नहीं तो अदरवाइज ये नेशनल यूनिटी तो होने से रहा. मतलब ये है, कोई भी समझदार आदमी इसको मानेगा कि लैंडलॉर्ड जो थे वो देश की व्यवस्था में आम आदमी के साथ नहीं थे. व्हाट अकॉर्डिंग टू जेपी इज द सेकंड ब्रेच इन नेशनल यूनिटी. सेकंड ब्रेच वही है लैंडलॉर्ड की भूमिका. लैंडलॉर्ड्स वेयर नॉट सपोर्टिंग फ्रीडम मूवमेंट as to remove the Britishers out of the country. So this was the second breach in national unity. Then my dear friends, we are going to start the next topic. 11. The Indian industrialist class has grown up under the aegis of imperialism and is completely at its mercy economically or politically. ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ये लोग पूर्णतः अंग्रेजों पर आर्थिक और राजनीतिक दया पर उनके डिपेंड करते थे. इनका उद्देश्य ही था अपना उद्योग धंधा को बढ़ाना. इट हैज़ नो अदर फॉरेन सपोर्ट. इनको दूसरा फॉरेन सपोर्ट नहीं था. एज द आयरिश बुर्जुआइस हैड इन द यूएसए. जैसा कि यूएसए में आयरिश बुर्जुआइस को था. इन इंडिया इटसेल्फ इट्स ग्रोथ हैज़ नॉट रिजल्टेड इन सच बेनिफिट्स टू द पीपल. इंडिया में इसका विकास आम आदमी के लिए नहीं हुआ था. नॉर हैज़ इट्स सो मेड इट्स इन्फ्लुएंस फेल्ट ऑन द इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री. और इनके विकास का प्रभाव भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक लाइफ पर नहीं पड़ा था. एज टू एराउज एंड गदर एंथुजियाज्म एंड सपोर्ट फॉर इटसेल्फ. वे लोग अपने लिए उत्साह और समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए थे. कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट आम आदमी का समर्थन नहीं पा पाए थे. द रिजल्ट इज द इनएबिलिटी ऑफ दिस क्लास टू अपोज इम्पेरियलिज्म. इस प्रकार से रिजल्ट ये हुआ कि ये उद्योगपति समुदाय ये ब्रिटिश समुदाय का विरोध नहीं कर पाता था. एट बेस्ट इट कैन पुट प्रेशर ऑन इट. ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेशर उस पर रख सकते थे, बट इवन दिस प्रेशर इट इज़ अनेबल टू एक्सर्ट एज ए क्लास.
और यह प्रेशर भी एक वर्ग के रूप में उद्योगपति तबका नहीं बना पाता था सरकार पर। द ओनली मैनर इन विच इट कैन ब्रिंग प्रेशर टू बी exerted on imperialism is by inducing and surreptitiously helping other classes। वे सिर्फ ये क्या कर सकते थे प्रेशर कि वो इम्पीरियलिज्म के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा दें और अदर क्लास को हेल्प कर दें विथ लेसर स्टेक्स टू डू सो, बहुत रिस्क लेकर के भी नहीं। दिस हेल्प टू it will withdraw if the objective of the pressure is any other than what is demanded by the interest of their class। वे अगर उनके वर्ग का हित नहीं सहता था तो वे बिल्कुल प्रेशर देने को तैयार नहीं थे अंग्रेजी सरकार पर। Thus we see first that the Indian industrialists are unable themselves to oppose imperialism, secondly that they would be satisfied with facilities for economic development, और दूसरी बात थी कि वे आर्थिक सुधार हो जाए तो उसे सेटिस्फाई हो जाते थे। एंड थर्डली दे वुड सपोर्ट नेशनलिज्म ओनली व्हेन इट एम्स एट प्लेसिंग देम इन द सीट ऑफ पावर, और वो राष्ट्रवाद को तभी समर्थन कर सकते थे जब उनको पावर में रखा जाए। लेट अस हियर इज द थर्ड ब्रेच इन नेशनल यूनिटी, ये रही तीसरी बाधा राष्ट्रीय एकता में। लेट अस टेक द पीजेंट्स नाउ, अब हम पीजेंट्स की बात करते हैं। पीजेंट्स का मतलब छोटे छोटे किसान। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीजेंट्स। इफ़ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ एनी मीनिंग इट शुड मीन द फ्रीडम ऑफ द पीजेंट्स। अगर भारतीय राष्ट्रवाद का कोई मीनिंग है तो वह होना चाहिए पीजेंट्स का फ्रीडम। व्हाट इज़ दैट फ्रीडम, वह आज़ादी क्या है? एबव ऑल, सबसे ऊपर, इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर that exploitation is carried on by a brown or a white skin। Yeah, what is that? Above all, it is freedom from exploitation। यह शोषण के खिलाफ फ्रीडम था कि वो ब्राउन कलर या वाइट स्किन, ब्राउन कलर मतलब इंडियन शोषण करे या पश्चिम के लोग शोषण करें, दोनों प्रकार के शोषण से मुक्ति ही आज़ादी का मतलब था पीजेंट्स के लिए, लेबरर्स के लिए। It is further the opportunity to shape the nation's economic and political policies in accordance with their own interest। In short, it is a peasant राज। सही मायने में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इनको आज़ादी मिलनी चाहिए थी और यही था पीजेंट राज का मतलब। पीजेंट की हित की बात हो तभी भारत की आज़ादी का सही मतलब है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या पीजेंट्स की है जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनका भविष्य बहुत छोटा है, जिनके पास आर्थिक समस्याओं का पहाड़ है। एज फॉर मेथड ऑफ स्ट्रगल, पीजेंट्स हैव ऑलवेज नोन ओनली वन मेथड, डायरेक्ट एक्शन। ये पीजेंट्स लोगों के पास में स्ट्रगल के नाम पर क्या था? तो डायरेक्ट एक्शन, सीधे एक्शन, सीधे स्ट्रगल में उतर जाना। सच एक्शन हाउएवर इज एज डेंजरस, ऐसा एक्शन डेंजरस था किसके लिए? फॉर द फॉरेन ऑपरेसर, विदेशी शासकों के लिए, एज विदेशी दमनकारियों के लिए, एज फॉर द नेटिव, और नेटिव रूलर के लिए भी। नेटिव रूलर कौन? तो वही जो जमींदार वगैरह। इट इज़ नेसेसरी देयरफॉर दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेटर, ये देशी लोगों के इंटरेस्ट में, द पीजेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्शस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेस्टिनी। इसलिए यह जरूरी था कि यहाँ के लोगों के जो शासक थे उनके हित की रक्षा के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये किसान वर्ग, ये पीजेंट तबका जागरूक नहीं हो। इन अदर वर्ड्स, नेशनल यूनिटी ब्रेक्स अप सो एज सून एज द पीजेंट्री बिकम्स कॉन्शस, हियर इज अनदर ब्रेच इन यूनिटी। इसलिए सोच थी कि अगर ये किसान तबका, ये मजदूर तबका ये जग जाएगा तो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। 15 लाइकवाइज with the workers freedom means freedom from wage slavery। इसी प्रकार जैसे पीजेंट्स के लिए पीजेंट्स के हित की बात करना है तो वर्कर्स के लिए वर्कर्स फ्रीडम का मतलब है स्लेवरी, मजदूरी में जो दास्ता थी उससे मुक्ति, और सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए समाज के उत्पादन के साधनों पर। लाइक द पीजेंट्स द वर्कर्स वेपन टू इज डायरेक्ट एक्शन, वर्कर का भी वेपन ये है, हथियार आंदोलन करने का, कि डायरेक्ट आंदोलन कर दिया जाए। एंड दे टू मस्ट नॉट बिकम क्लास कॉन्शस, और उनमें भी जागरूकी ना हो
जागृति ना हो तो देश हित में है, ये कुछ लोगों का सोचना था उस समय के रूलिंग क्लास का। सो दैट नेशनल यूनिटी में बी मेंटेन्ड, ए क्लास कॉन्शस वर्किंग क्लास मीन्स द ब्रेकअप ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर जागरूक रहेगा ये क्लास वर्किंग क्लास तो ये नेशनल यूनिटी के लिए ब्रेकअप होगा। हियर इज ए फर्दर ब्रेच, यह भी एक ब्रेच है, बाधा है, यह भी एक ब्रीच है, प्रॉब्लम है राष्ट्रीय एकता में। द एबव एनालिसिस हैज शोन दैट देयर इज नो सच थिंग एज नेशनल यूनिटी विच द सोशलिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। इस प्रकार से कोई सामाजिक एकता नहीं है देश में जिसको समाजवादी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये देश अपने टूटा हुआ है भिन्न भिन्न समुदायों में। शुरू से ही देश में जात पात की व्यवस्था रही है, देश में ऐसी सोच रही है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग रहे हैं अपने ही देश में। यह देश बाहरी लोगों से क्या लड़ेगा, यह देश तो अपने आप में बटा रहा है। शुरू में ही यहाँ गृह युद्ध का इतिहास रहा है, यहाँ अपने ही भाइयों से लड़ने की कहानी रही है। तो ये देश की समस्या है। नेशनलिज्म डज नॉट मीन द सेम थिंग टू ऑल द क्लासेज विद इन द नेशन। राष्ट्रवाद का मतलब एक ही नहीं है सभी क्लास के लिए देश की सीमा के अंदर भी। इट इज़ नॉट टू बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज द ओवरथ्रो ऑफ द फॉरेन इनक्यूबस। यह इसका मतलब सिर्फ विदेशी शासन को हटाना ही नहीं है। सम क्लासेज इन देयर वेरी नेचर आर फॉर द इनक्यूबस। उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत के ही हैं, वो अभी शासक के साथ रहते हैं। ऑफ दोज दैट आर अगेंस्ट सम आर इनकेपेबल ऑफ अपोजिंग इट एंड दोज दैट आर इन ए पोजिशन टू डू सो हैव फंडामेंटल इंटरेस्ट डायरेक्टली अपोज टू दोज ऑफ द फर्स्ट। और इसमें से लोग उसका विरोध नहीं करते अंग्रेजी शासन का, क्योंकि उनके हित उनसे मिलते हैं और आंदोलनकारियों से उनके हित टकराते हैं, विदेशी लोग हैं। द एनालिसिस शोज फर्दर that the national unity means in reality that the lower classes, the masses, एनालिसिस का मतलब है कि नेशनल यूनिटी मीन्स इन रियलिटी वास्तव में द लोअर क्लासेज द मासेज शुड फाइट इम्पेरियलिज्म, कि आम आदमी को ही मास को ही इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद से लड़ना होगा, नॉट टू सिक्योर देयर ओन फ्रीडम from exploitation but to enthrone the bourgeois and the landed magnates। सिर्फ विदेशी शासकों से ही नहीं अपने शोषण के खिलाफ लड़ना होगा, बल्कि वो जो बुर्जुआइस है जिससे नफरत करता है जनवादी लोग, वो और ज़मींदार जो हैं देश के, उनसे भी संघर्ष करना पड़ेगा, उनसे भी मुक्ति के लिए प्रयास करना होगा। who themselves do not participate in the fight, जो भारत में आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इन द प्लेस ऑफ द इम्पेरियल पावर दिस यूनिटी कैन बी मेंटेन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ मास कॉन्शसनेस। सो यह तभी संभव है जब जन समुदाय में जागरूकता हो, मास कॉन्शसनेस हो। ये अब तक हम लोग पढ़े कि जेपी ने बताया कि ज़मींदार, उद्योगपति, ये प्रिंस और नौकरी से पेशा लोग, ये लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। आम आदमी को ही आंदोलन का नेतृत्व करना था, आंदोलन के लिए सेक्रीफाइस करना था। तो फ्रीडम का मतलब यही है कि पीजेंट, लेबरर, वर्कर, इनकी संख्या बहुत बड़ी थी और इनके स्वार्थ ज़मींदारों और उद्योगपतियों और प्रिंसेस, राजकुमारों, राजा रजवाड़ों से टकराते थे। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय कैरेक्टर जेपी ने बताया। What is the third breach in national unity? Third breach is the role of industrial classes who were thinking only about their own benefits, about their own economic empire. What do you understand by peasant Raj? Peasant Raj means the power of peasants which can enhance the supremacy of peasants in the making of economic and political policies of the country, because peasants were more in number, they were in majority and they were deprived, वंचित थे in British rule. So all powers should be given to peasants. As long as peasants are poor in this country, the country cannot develop. So the freedom means peasant Raj. Peasant Raj should be established. Peasant Raj means the Raj of poor people
who were dependent only on agricultural work. National unity breaks up as soon as the peasantry becomes conscious. लेकिन जैसे ही peasantry वह तबका जागरूक हो जाएगा तो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इनको दबा करके रखा गया था। तो कुछ लोग अमीर थे, अगर ये जग जाए, अपना अधिकार खोजने लगे, तो सत्ताधारी वर्ग या जो अमीर घराना है देश का, उसके लिए समस्या पैदा हो सकती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये क्या था कि peasantry becomes conscious, अगर conscious हो जाए, that is the problem for national unity. What does JP mean by this statement? JP means by this statement that this peasantry should become aware, become conscious, and it is the role of theirs that India had achieved freedom. So my dear friends, this is the video I had made for you, and for question answer given on the last page of the book, I will make a next video. Wait for that. Thank you for viewing. Have a nice day.